कहा जाता है कि मरता क्या न करता, और जिन लोगों के लिए कुर्सी ही सब कुछ हो, कुर्सी के आगे किसी भी चीज की कोई अहमियत ना हो, आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस कुर्सी को बचाने के लिए किस हद तक गिरा जा सकता है। जी हां, हाल ही में देश भर में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और देश भर से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही है कि लोकसभा चुनाव में हार का डर कुछ लोगों के भीतर इतने अंदर तक समा गया है कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों ने पैनिक बटन दबा दिया है। क्या पैनिक बटन का मतलब, जब चारों तरफ से मुद्दों की कमी दिख रही हो, कुर्सी जाती हुई दिख रही हो, तो आखिरी हथियार निकाल लेना, वो ब्रह्मास्त्र निकाल देना जो सारी असफलताओं को छुपा सके। ये पैनिक बटन बहुत ही खतरनाक है। बहुत सारे लोगों को सत्ता की चाशनी में डुबा जरूर देता है, लेकिन देश को नफरत की आग में झोंक भी देता है। बिहार से लेकर राजस्थान तक, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक कई सारी खबरों को एक साथ बेहद कम शब्दों में आपके सामने रखूंगा, जिससे पैनिक बटन की सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। इसके साथ ही बात यह भी करेंगे कि उन लोगों ने तो पैनिक बटन दबा दिया है, जहर का प्रसार शुरू कर दिया है, ऐसे में हम और आप क्या करें? ये देश हमारा भी तो है, हमें भी तो यहीं रहना है। एक नागरिक के रूप में हमारी आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? इस बात में कोई संदेह नहीं कि नफरत फैलाने वालों के पास अरबों खरबों रुपया है, हजारों की नफरती गुर्गों वाली फौज है, आईटी सेल के तमाम टपोरी गुर्गे हैं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं और रात को यूनिवर्सिटी की लड़कियों के सिर पे कट्टा सटाकर उनके कपड़े उतरवाते हैं, उन्हें नग्न करते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं कथित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें कथित रूप से बचाने का काम करती है। यूपी के बाबा का बुलडोजर पंचर हो जाता है, भाजपाई आईटी सेल के गुर्गों घर पे नहीं पहुंच पाता। नफरत फैलाने वालों के पास हजारों करोड़ का गोदी मीडिया है, सैकड़ों लपटझंडिस हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह से उनका कब्जा है, तमाम नफरती नेता हैं, विशेष रंग का गमछा ओढ़कर तमाम आतंकी टाइप के लोग धर्म रक्षक बनकर घूम रहे हैं। यानी कि उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, जिसके दम पर वो देश में आग लगाते हैं और लगा रहे हैं, आगे भी लगाएंगे। मगर उनके पास देश की जनता नहीं है। देश की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ही उनके साथ खड़ा है। एक बड़ा हिस्सा जो इस देश से प्रेम करता है, वो इस देश में नफरत की आंधी नहीं चाहता। तो सबसे पहले मैं आपको 4-5 खबरें दनादन बताऊंगा जो इशारा कर रही हैं कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों ने पैनिक बटन दबा दिया है। और उसके बाद हम अपना जो प्रयास कर, जो बातें मैं कहने जा रहा हूं, एकदम टकटकी लगाकर उनको सुनते जाइए। महीनों पहले जब लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट ना के बराबर थी, हालांकि बीजेपी के लिए यह नहीं कहा जा सकता, भाजपा के नेताओं के दिमाग में 24 घंटे, 7 दिन, महीने भर, साल भर चुनाव ही चलता है। मगर जब इस चुनाव की चर्चा बहुत ही कम थी, तब भी हमने लगातार ये बात कही थी कि जिन भी राज्यों में एक खास पार्टी अपने आप को कमजोर पाएगी, जहां पर उसे अपनी जमीन कमजोर नजर आएगी, जमीन खिसकती हुई नजर आएगी, वहां पर जबरदस्त तरीके से सांप्रदायिक नफरत को हवा दी जाएगी। और पिछले कुछ महीनों में लगातार हर तरफ से यह खबर आई है कि 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में बहुत मजबूत थी, लेकिन 2024 के चुनाव में जमीन कमजोर नजर आ रही है। इनमें पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। बेशक वहां भारतीय जनता पार्टी की कथित डकैती वाली सरकार चल रही है, यानी दो स्थानीय पार्टियों को तोड़कर भाजपा अपनी सत्ता चला रही है, मगर जनता के बीच जो चुनावी माहौल है, बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। इस कदर खिलाफ है कि बीएमसी का चुनाव कराने की भी हैसियत भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो पा रही है। और हाल फिलहाल में जितने भी उपचुनाव हुए, उन सब में बीजेपी का लगभग सुपड़ा साफ नजर आया। कुछ ऐसी ही कहानी बिहार की है। बिहार में नीतीश कुमार की पलटी मार योजना के बाद भाजपा सत्ता में जरूर आ गई है, लेकिन इसके बावजूद बिहारियों का जो सेंटीमेंट है वो बड़े स्तर पर भाजपा के खिलाफ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी कर्नाटक में भी है। हाल ही में वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का लगभग सुपड़ा साफ हो गया। और कर्नाटक में तो देश के प्रधानमंत्री खुलेआम जाकर चुनावी रैली में जय बजरंगबली का नारा लगा रहे थे, लेकिन लोग कहते हैं कि लगता है बजरंगबली ने उल्टे गदा घुमाकर मार दिया। इसी तरह से और भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह पर शायद पैनिक बटन दबाया जा चुका है। और बटन दबाने के बाद ही नफरती चिंटू एक्टिव हो गए हैं, झूठ के सौदागर एक्टिव हो गए हैं। शुरुआत बिहार से करते हैं। बिहार में जमीन के एक विवाद से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन अप इंडिया नाम की एक राइट विंग वेबसाइट है जो हमेशा इसी तरह के काम करती है, यानी फर्जी खबरें फैलाती है, धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाली काम करती है और लगातार पकड़ी भी जाती है, लेकिन आदत से बाज नहीं आती, क्योंकि वही उसका धंधा है। उसने बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद के मामले को धर्म परिवर्तन से जोड़कर सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। खुद दरभंगा पुलिस ने इस मामले में जांच करके साफ साफ बताया कि धर्म परिवर्तन का मामला
नहीं था, बल्कि जमीनी विवाद का मामला था। लेकिन प्रोपेगेंडा करने वालों ने खबर फैला दी कि हिंदू परिवार को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उनके साथ मारपीट की गई। अब राजस्थान चलिए। हाल ही में यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तक ने और भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने चुनाव प्रचार में लगातार सांप्रदायिक एंगल घुसाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री को राजस्थान पहुंचते ही कन्हैया लाल याद आ गया, जबकि कहानी सीधी सीधी है कि कन्हैया लाल के हत्यारों को भाजपा सरकार की लापरवाहियों की वजह से ही सजा नहीं मिल पाई। आरोप यह भी लगता है कि कन्हैया लाल के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और चुनाव के बाद से कन्हैया लाल ठंडे बस्ते में चला गया। कन्हैया लाल के परिवार वालों का कहना है कि भैया राजनीति बंद करो, हत्यारों को सजा दो, लेकिन राजनीति को हत्यारे और कन्हैया लाल उसकी हत्या का दुख तभी होता है जब वोट लेना होता है। बहरहाल राजस्थान के अलवर में संपत्ति को लेकर एक परिवार में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यह दावा कर दिया गया कि राजस्थान के अलवर में मुस्लिम लोग हिंदुओं को पीट रहे हैं, यानी परिवार के बीच का झगड़ा हिंदू मुस्लिम के नाम पर बना दिया गया। इसी तरह से पिछले दिनों कर्नाटक से भी तमाम खबरें आई, जहां किसी भी मामले को उठाकर उसमें धार्मिक एंगल घुसा दिया जाता है और नफरतबाज उसको फैलाने में लग जाते हैं। अब जरा महाराष्ट्र चलिए। महाराष्ट्र में कई लेवल पर पैनिक बटन काम कर रहा है। 6 जनवरी को भाजपा विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ एक और भड़काऊ बयानबाजी के मामले में अपराध दर्ज हुआ। इस व्यक्ति का पूरा इतिहास ही मुसलमानों को गाली देने का रहा है। बाकी लोकतंत्र में एक नेता के रूप में जनता के हित में इस व्यक्ति ने क्या किया किसी को पता नहीं। आसान भाषा में कहें तो इनकी कुल जमा पूंजी इतनी है कि ये खड़े होकर सरेआम मस्जिदों के सामने मुसलमानों को मां बहन की गालियां देते हैं। और फिर सवाल यह है कि जब खड़े होकर गाली देने से ही दुनिया की सबसे बड़ी तथाकथित पार्टी बार बार टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है, चुनाव जितवाती है, विधायक बनाती है। एक समय में पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के बाद भाजपा ने इसको सस्पेंड कर दिया था और हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव हुआ तेलंगाना में, उसमें फिर से इनकी सजा रद्द हो गई बीजेपी की तरफ से और फिर चुनाव लड़वाया गया, विधायक बनाया गया और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है। तो फिर जब सब कुछ खाली गाली देने से ही मिल जाता है तो फिर काम करने की आवश्यकता क्या है? ऑल्ट न्यूज की इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि लव जिहाद के खिलाफ टी राजा सिंह ने हिंसक कार्रवाई का आह्वान कर दिया है। नफरती भाषण के लिए मामला दर्ज हुआ है। अब लव जिहाद की कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे एक नौजवान का फोन बड़ा याद आता है। हमेशा मैं लोगों को बताता हूं। कई महीने पहले मैंने लव जिहाद के फर्जी मामले की खबर बताई थी। उसे देखने के बाद संभवतः उत्तर प्रदेश के किसी नौजवान ने मुझे फोन किया, बहुत गुस्से में था, कह रहा था कि लव जिहाद कितनी खतरनाक चीज है, आपको क्या पता, जिन परिवारों की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है उन माँ बाप से पूछिए। तो मैंने भी धीरे से कह दिया कि मैं क्यों पूछूं, तुम खुद ही पूछ लो। तुम्हारे जानने वाले 10-20 रिश्तेदार और साथी मित्र तो होंगे ही, और उनमें से हर एक रिश्तेदार के 10-20 जानने वाले होंगे, कम से कम इतना परिचय तो होगा ही। तो तुम खुद ही सबसे फोन करके पता लगा लो और खुद भी आकलन कर लो कि तुम्हारे कितने रिश्तेदारों की बेटियों के साथ लव जिहाद हुआ। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं, फिर फोन कर लेना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 सप्ताह तो मैंने लंबा समय दिया था। संभवतः 2-3 दिन बाद ही उसने पलट कर फोन किया और फोन करते ही सबसे पहले यही बोला कि मुझे माफ करिए, गलती हुई। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से फोन करके पूछा, उनके आसपास वालों की भी जानकारी ली। सबने यही कहा कि ऐसी कोई घटना उनकी जानकारी में नहीं हुई। जबकि नफरती लोग दिन रात यही फैलाते हैं कि हर एक हिंदू बेटी खतरे में है, कभी भी कोई मुस्लिम उनको लव जिहाद का शिकार बना सकता है। और ऐसा डर पैदा किया जाता है कि आप अपने घर की बेटी को देखकर डर जाते हैं कि कोई मुसलमान कब उठा ले जाए, कोई भरोसा नहीं है। जबकि खतरा हर जगह अपनों से है। जो लोग दिन रात लव जिहाद के नाम पर आपको भड़काते हैं, जरा उनसे पूछिए कि बीएचयू वाली घटना में यहां एक छात्रा को आधी रात बीजेपी आईटी सेल के 3 गुर्गों ने कट्टा सटाकर उसके कपड़े उतरवाए, उसके साथ कथित दुष्कर्म किया। वो बिटिया कौन से धर्म की थी और भाजपा के जो गुर्गे थे वो किस धर्म के थे? क्या किसी नफरती गुर्गे ने, गोदी मीडिया के किसी लपट झंडिस ने आपको बताया कि आईटी सेल के 3 भाजपाई गुर्गे किस धर्म की बिटिया के साथ कौन सा जिहाद कर रहे थे? और फिर उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? यूपी के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि एक चौराहे पर लड़की के साथ छेड़खानी होगी तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चौराहों की कमी है या फिर वाराणसी में यमराज का नेटवर्क फेल हो जाता है? राम नाम सत्य वाली योजना वहां काम क्यों नहीं करती? जिस महाराष्ट्र में टी राजा सिंह जैसे घोर नफरती लोग आए दिन अल्पसंख्यकों को मां बहन की गालियां देते हैं, सरेआम हिंसक कार्रवाई का आह्वान करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसी महाराष्ट्र में मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि जिस कथित बयान में भड़काऊ भाषण का हवाला देकर अपराध दर्ज हुआ है, उसे बार बार सुनने के बाद भी कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो भड़काऊ हो। न तो उन्होंने किसी का नाम लिया
लिया, न ही किसी धर्म को टारगेट किया, बल्कि पूरा बयान सुनने के बाद साफ साफ ये दिखता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने भारत की बात ही नहीं की। वो फिलिस्तीन तथा अन्य देशों की बात कर रहे थे जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, और वो ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि तुम सहने के लिए बने हो, हम मरने के लिए बने हैं, तुम मारते रहो, हम मिटने वाले नहीं हैं। मगर फिर भी आप सब जानते हैं कि जब आग लगाने वाले मिट्टी का तेल और माचिस लेकर बैठे हैं, केरोसिन लेकर बैठे हैं, तो फिर कहीं भी आग लगा सकते हैं। कल ही हमने अपील किया था कि बर्दाश्त करना है, किसी भी तरीके का एक्शन रिएक्शन नहीं दिखाना है। आप कह सकते हैं कि जब इस तरीके से लोगों को बिना किसी गुनाह के प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर कहां तक बर्दाश्त किया जाएगा। मगर आपको ध्यान रखना होगा, आप चुप रहे तो भी, आप कोई रिएक्शन दें तो भी नुकसान होना ही है। आप नुकसान से बचा नहीं सकते। चुप रहने पर नुकसान कम होगा, रिएक्शन देने पर नुकसान और ज्यादा होगा, बेतहाशा नुकसान होगा। नफरती गुर्गे यही तो चाहते हैं कि आपकी तरफ से थोड़ा सा रिएक्शन हो और फिर उस रिएक्शन को दिखाते हुए बहुसंख्यक समाज को डराया जा सके कि देखो अभी तो फलाने लोग कुर्सी पर बैठे हैं, तब इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, अगर वो कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, सोच लो। याद करिए, कुछ साल पहले भाजपा के ही एक सांसद प्रवेश वर्मा ने किस तरीके से कह दिया था कि यदि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह नहीं रहेंगे तो फलानवा धर्म के लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों के साथ जो मर्जी आएगा करेंगे। जबकि आए दिन बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं वो करने वाले ज्यादातर दूसरे धर्म के ही पाए जाते हैं। और दुष्कर्म करने के लिए किसी धर्म या जाति की आवश्यकता नहीं होती, वो हैवानियत किसी के भी भीतर हो सकती है। शैतान कभी नहीं देखता कि महिला किस जाति या धर्म की है, उसे तो सिर्फ अपनी हवस मिटानी होती है। कुल मिलाकर कहना बस इतना है कि चुप रहने में ही भलाई है, कोई भी रिएक्शन बड़ा नुकसान देकर जाएगा। मैं जानता हूं बर्दाश्त की एक हद होती है, लेकिन इस बार आपको कोई हद नहीं रखनी है। नफरतबाजों ने हर तरह से चक्रव्यूह बिछा रखा है। ऐसा लग रहा है कि पैनिक बटन दब चुका है और सारे गुर्गे एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो सुदर्शन टीवी वाला सुरेश चौहान के हो या फिर सोशल मीडिया पर जितने भी राइट विंग के फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, सब के सब मैदान में उतर चुके हैं झूठी खबरों के साथ। अब सवाल यह है कि हम और आप क्या करें? क्या चुपचाप सिर्फ बर्दाश्त करते रहें? चुपचाप देखते रहने से नफरत की बयार कम तो नहीं होगी। यदि कहीं आग लगाई जा रही हो तो देखने भर से आग कम नहीं होती, उस पर पानी डालना पड़ता है। हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा संसाधन नहीं है, लेकिन जितना है और आप लोगों की जो ताकत है, आपकी उंगलियों की जो ताकत है, क्यों ना उसका प्रयोग करके नफरतबाजों की नफरत को कम करने का प्रयास किया जाए। पिछली बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले हमने एक मुहिम चलाई थी। अपने दर्शकों से कहा था कि अपने सभी हिंदू या मुस्लिम साथी मित्र पड़ोसी के साथ तिरंगा लिए हुए तस्वीर खींचिए और प्रेम का संदेश देने के लिए हमें भेजिए। हमारे पास भारत समेत जिन भी देशों में भारत के लोग रहते हैं, सब ने बहुत सारी तस्वीरें भेजी और हजारों तस्वीरें हमने आपके बीच रखी भी थी। अलग अलग वीडियो में हमने सारी तस्वीरों को दिखाया। बहुत सारी महिलाओं ने भी तस्वीरें भेजी थी। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि असली भारत की तस्वीर देश के सामने प्रस्तुत करिए। अपने सभी हिंदू मित्र या मुस्लिम मित्र या फिर क्रिश्चियन या सिख मित्र या फिर किसी भी जाति धर्म के लोग, अलग अलग जाति धर्मों के मित्रों के साथ, परिचितों के साथ, पड़ोसियों के साथ गले लगते हुए तस्वीर क्लिक करिए और उस पर दोनों का नाम लिखकर हमें भेजिए। खुद भी उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि देश में जो नफरत की बयार है उसे मोहब्बत की लहरों से दबाया जा सके। आप जो तस्वीर हमें भेजेंगे उन तस्वीरों को हम अपने फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो में भी दिखाएंगे और तस्वीरों को भी शेयर करते हुए असली भारत की तस्वीर जनता के सामने रखेंगे। उदाहरण स्वरूप एक तस्वीर आप देखते जाइए। इस तस्वीर में मैं हूं और मेरे मित्र, परम मित्रों में से एक वसीम अकरम हैं जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इसी तरह से या फिर गले लगते हुए भेजें तो और अच्छा है। उन तस्वीरों को भेजिए और इस देश को असली भारत की तस्वीर दिखाइए। जिस मुल्क में हमने जन्म लिया है, जिस मुल्क के हम नागरिक हैं, उस मुल्क को बचाना और वहां प्रेम सौहार्द बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है आप लोग इस मुहिम में बड़ी संख्या में जुड़ेंगे। हमें मालूम है हमारे लिए ये काम बड़ा बोझ देने वाला है। पिछली बार का जो अनुभव है उससे मैं कह सकता हूं कि ये काम बड़ा कठिन हो जाता है। सैकड़ों तस्वीरों को व्हाट्सएप से निकालना, उस पर नाम लिखना और फिर वीडियोज में उनको शामिल करना, मगर फिर भी हम ये बोझ उठाने को तैयार हैं। इसके अलावा जो भी साथी मित्र सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का कंटेंट बनाते हो उनसे भी हमारा यह अनुरोध है कि इस तरह की मुहिम चलाएं और हैशटैग असली भारत लिखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित करें ताकि नफरत की आग को कम किया जा सके। ये अपील मैं आने वाले कई दिनों तक लगातार वीडियोज में करता रहूंगा। आप हमें अपनी तस्वीरें इस ईमेल पर या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप सब दनादन इस काम में लग जाइए। नफरत की आग पर मोहब्बत का पानी फेरना बहुत जरूरी हो गया है। ये वक्त शायद दोबारा न मिले। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए।